अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 51 डिस्कस करना है और आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो आपके पास है चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो हमने जो किंगडम मोनेरा है, हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि हमने जो ये वाला आपके पास किंगडम था इसमें हमने सब बैक्टीरिया को रखा था। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया थे हमने कहा था कि ये जो आपके पास किंगडम प्रोकैरियोटिक है या किंगडम मोनेरा है इसके अंदर हम इनको शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स के होते हैं, यूकैरियोट्स के होते हैं। हमने ये बात की थी कि जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, नुमाया न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट। ठीक है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, और जो आपके पास कैरियोट है, ये वर्ड निकला है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। इसका मतलब हो गया प्रोकैरियोट्स मतलब बिफोर न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स। अगर हम इसके आगे दो टाइप्स बता रहे हैं जो प्रोकैरियोट्स की हैं, वो कहता है यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। ठीक है, ये टर्म्स आपने याद रखनी है, आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, या यू बैक्टीरिया होते हैं। तो आर्कियो का मतलब होता है एंशेंट। एंशेंट क्या होते हैं, पुराने। ठीक है, आर्कियो बैक्टीरिया वो वाले बैक्टीरिया हो गए जो कौन से हैं, जो पुराने बैक्टीरिया हैं। और यू बैक्टीरिया, यू का मतलब हमने लिया था प्रोमिनेंट। ठीक है, वो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें थोड़े से जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं ना, यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया को, तो आर्कियो बैक्टीरिया वो वाले पुराने बैक्टीरिया हैं जिनमें बिल्कुल एक दो स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। ठीक है, वो जहां से चीजें स्टार्ट हुई है, एवोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होगा आर्कियो बैक्टीरिया। लेकिन जब हम यू बैक्टीरिया की बात करेंगे तो यू बैक्टीरिया में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो थोड़े से प्रोमिनेंट होंगे, उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे। क्वेश्चन कभी ये आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्कियो बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, तो आपने ये लिखना है कि एक में कॉम्प्लेक्सिटी है दूसरे में नहीं है। उसके बाद जो इसमें डिफरेंस आ जाता है वो है कि जो आर्कियो बैक्टीरिया है उनकी जो डिवीजन है वो बहुत स्मॉलर होती है, और जो आपके पास यू बैक्टीरिया है इनकी जो डिवीजन है ये आपके पास थोड़ी सी लार्जर डिवीजन आती है। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है हम कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है एंटोनी वैन लीवेनहुक। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया पे। तब जो हम यही सोच रहे थे जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, हम कहते थे कि कुछ स्मॉल क्रिएचर्स यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो बीमारियां पैदा करती हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो वायरसेस हैं, वो बैक्टीरिया हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेज काज कर रही हैं। तो फर्स्ट जो माइक्रोब को रिपोर्ट किया था वो किया था आपके पास एंटोनी वैन लीवेनहुक, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, रिपोर्ट किया माइक्रोब्स को। ठीक है, उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उन्होंने उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआंस देखे। तो फिर लेटर ऑन उन्होंने वो जो छोटे छोटे जानदार थे उनको एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। ठीक है, एनिमलक्यूल्स, जो आपके पास वर्ड है ना क्यूल का। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाता है मॉलिक्यूल। ठीक है, हम मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, जिसका मोलर मास बहुत छोटा हो। तो एनिमलक्यूल्स मतलब कि वो वाले एनिमल्स या वो वाले जानदार जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, इसलिए उसने क्या कहा कि ये एनिमलक्यूल्स होते हैं। अब जैसे ही जो आपके पास लीवेनहुक है, वैन लीवेनहुक ये काम कर रहे थे, इन्होंने जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया को देखा। साथ में अब जाहिर एक बंदा रिसर्च कर रहा है, तो तब लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो पूछते थे कि ये बैक्टीरिया किस तरह के हैं, ये माइक्रोब किस तरह के हैं, तो वो क्या करते थे, वो डायग्राम्स ड्रा करते थे। ठीक है, डायग्राम्स बना के उन्हें बताते थे जी मैंने जो सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा वो इस तरह का माइक्रोब था या इस तरह का बैक्टीरिया था। ठीक है, उनको डायग्राम्स बना के थोड़ी सी वजाहत करते थे कि ये मैंने इस तरह के बैक्टीरिया या इस तरह के माइक्रोब्स मैंने देखे। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड आपके पास बहुत ही जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक जिसको कह सकते हैं सदी के बहुत अच्छे साइंटिस्ट लुईस पास्चर,
90s 80s में इन्हें अपना काम किया। तो सबसे पहले तो हमने उनका एक जो कारनामा है पास्चराइजेशन का। पास्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपको पता हो कि हम क्या करते हैं, जो फूड है उसमें से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया हैं जो उसको स्पॉइल करते हैं, उस फूड को खराब करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उस फूड में से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब वो फूड है जो हमारे पास उसमें कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं हो, फिर हम उसको ऐसी कवरिंग या ऐसे डिब्बे के अंदर बंद करेंगे जहां पे बैक्टीरिया दोबारा से एंटर ना हो सके। तो ये आपके पास पास्चराइजेशन का प्रोसेस है। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में और मेडिसिन के फील्ड में लुईस पास्चर के बहुत अहम कारनामे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने वैक्सीन बनाई है एंथ्राक्स के लिए। एंथ्राक्स एक जानवरों में बुखार जैसे हो जाता है, वो बीमारी है एंथ्राक्स की, ठीक है। फिर उन्होंने कॉलरा जिसे हैजा कहा जाता है, और साथ में रेबीज, जो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस जब बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है, तो अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या हम इंजेक्शन एंटीबॉडीज का नहीं लगाते तो उस बंदे में रेबीज की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये पास्चराइजेशन, ठीक है, वैक्सीन फॉर एंथ्राक्स, कॉलरा एंड रेबीज, और माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में इनके अहम कारनामे हैं लुईस पास्चर के, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, ठीक है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा कि बैक्टीरिया तो रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक शीप, ठीक है, एक शीप के ब्लड में से ऐसी शीप थी जो एंथ्राक्स की वजह से मर गई थी, ठीक है। एंथ्राक्स जो बीमारी है ना, बुखार हो जाता है जानवरों के अंदर, तो अब उस भेड़ को, शीप को एंथ्राक्स हुआ, एंथ्राक्स की वजह से वो मर गई। उन्होंने क्या किया कि उसमें से उसका ब्लड निकाला, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्टली नाम भी कैसे दिया गया कि बैक्टीरिया का बैक्टीरान होते हैं, रॉड शेप जो इस तरह की शेप होती है, ठीक है। तो जो उन्होंने शीप के जो एंथ्राक्स से मर गई थी शीप, उसके अंदर जो बैक्टीरिया देखे वो रॉड शेप थे और उनके स्क्वेयरिश एंड थे इस तरह के, इस तरह के एंड बने हुए थे, और जो उनकी शेप थी वो कौन सी थी, रॉड शेप। उस रॉड शेप की वजह से ये जो लास्ट बैक्टीरियन है, ये इसको यूज किया जाता है रॉड शेप को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस वजह से इसको सबसे पहले उन्होंने रॉड शेप बैक्टीरिया देखे, तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो जानदार हैं, इनको बैक्टीरिया का नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो रॉड शेप्ड थे विद स्क्वेयरिश एंड्स। फिर उसके बाद वो कहता है, रॉबर्ट कोच ने हमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दिया, जिसके 4 फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, या रॉबर्ट कोच की जो जर्म थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले तो आपके पास आ जाता है ना, लेवनहुक का काम आ जाता है, पास्चर का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, लेकिन ये उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के पोस्टुलेट लिखें। ये 4 पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट वन है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज। इससे क्या मुराद है, सपोज दैट कि एक डिजीज हो जाती है, एक हमारी जिल्द पे एक दाना निकल आता है, ठीक है, कोई भी उसमें पस पड़ जाते हैं। वो कहता है कि कोई भी गिवन डिजीज है उसको कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ना कोई जानदार उसको काज कर रहा होगा, मतलब उसका कोई ना कोई काजिंग एजेंट होगा। अगर आपको कोई भी बीमारी लग रही है तो उसका एक काजिंग एजेंट जरूर होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिजीज, कि कोई भी डिजीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसका एक काजिंग एजेंट जरूर होगा, ठीक है। दूसरा वो पॉइंट हमें बताता है ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर कोई डिजीज है, तो वो कहता है इसका कोई ना कोई काजिंग एजेंट जरूर होगा, ठीक है, काजिंग एजेंट होगा। दूसरे पॉइंट में कहता है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन इन प्योर कल्चर। वो जो काजिंग एजेंट था जिसने वो डिजीज काज की थी, आपने क्या करना है, उस काजिंग एजेंट को आइसोलेट करना है, इस ऑर्गेनिज्म में से आपने इसको निकालना है और उसको प्योर कल्चर के अंदर आपने क्या करना है, ग्रो करवाना है। प्योर कल्चर
वो वाला कल्चर होगा जहाँ पे हम उसको जो काजिंग एजेंट है उसको क्या कराएंगे, ग्रो करवाएंगे। हम वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट सारा कुछ अवेल करेंगे और फिर वो क्या करेगा, वो वहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अगर कोई डिजीज है तो उसका काजिंग एजेंट लाजमी होगा। दूसरी है कि आपने उस काजिंग एजेंट को निकालना है और फिर उसको प्योर कल्चर में उसको ग्रो करवाना है। सपोज दैट कि काजिंग एजेंट को हम कहते हैं ये ए है। ठीक है, अब प्योर कल्चर हमारे पास ये आ गया तो इसमें बेशुमार हम क्या करते हैं, इस तरह के काजिंग एजेंट्स हमारे पास बन जाते हैं, क्योंकि हम एक से बहुत ज्यादा को ग्रो करवा सकते हैं। 2 पॉइंट्स की आपको समझ आ गई होगी कि फर्स्ट आपने देखना है कोई भी डिजीज है तो उसका कोई काजिंग एजेंट होगा। दूसरे में क्या है कि वो काजिंग एजेंट आपने निकालना है, आइसोलेट करना है, देन आप क्या करेंगे, उसको प्योर कल्चर में ग्रो करवाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया, प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस डिजीज व्हेन इनोकुलेट इन ससेप्टिबल एनिमल। ठीक है, जो आपके पास प्योर कल्चर है, मतलब कि ये वाला प्योर कल्चर में बना हुआ ऑर्गेनिज्म, ये क्या करेगा, विल प्रोड्यूस डिजीज, ये डिजीज कॉज करेगा व्हेन इनोकुलेट, जब हम इनोकुलेट करेंगे, इंटर करेंगे इन ससेप्टिबल एनिमल। ससेप्टिबल एनिमल से मुराद क्या है, ससेप्टिबल हम कहते हैं जिसमें मतवक्को है। हो सकता है कि आप ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो हम एनिमल लें ये ससेप्टिबल एनिमल ना हो, इसमें इम्यूनिटी पहले ही इस डिजीज के अगेंस्ट हुई भी हो, तो फिर अब जब वो प्योर कल्चर वाले उसमें आएंगे तो डिजीज काज नहीं होगी। ससेप्टिबल एनिमल वो होगा जिसमें डिजीज पैदा हो सकती है, जिसमें इम्यून सिस्टम या ऑलरेडी इम्यूनिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, वो ससेप्टिबल एनिमल है। तो वो कहता है कि प्योर कल्चर है वो आगे ससेप्टिबल एनिमल में डिजीज काज कर सकता है। मतलब आपने यहाँ से प्योर कल्चर में से एक लिया जो डिजीज काजिंग एजेंट है, आपके पास ये ऑर्गेनिज्म है, जब इसके अंदर ही आया तो ये क्या काज करेगा, डिजीज काज करेगा, इट विल काज डिजीज। ठीक हो गया। अब वो कहता है चौथा पॉइंट, पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। ठीक है, वो कहता है कि लास्ट में क्या होगा, जो ये ऑर्गेनिज्म है इसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हो और इसका प्योर कल्चर बना सकते हो। मतलब कि आप दोबारा से इसको निकाल के तो यहाँ पे इसका अगर प्योर कल्चर बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें कोई भी डिजीज काज होती है तो उसका डिजीज काजिंग एजेंट वहां पे मौजूद होगा। दूसरा कि अगर आप डिजीज काजिंग एजेंट को निकालें तो आप एक प्योर कल्चर उसका बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर उस प्योर कल्चर में से आप एक डिजीज काजिंग एजेंट को लेते हैं और फिर आप ससेप्टिबल एनिमल में इंटर करते हैं तो लाजमी है कि जो डिजीज यहाँ पे उसने काज की थी वो यहाँ पे भी डिजीज काज करे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि आप उस डिजीज काजिंग एजेंट को निकाल के तो दोबारा उसको रिकवर करके तो उसका प्योर कल्चर बना सकते हो। तो ये आपके पास जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, ये आसान सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ में से आपका आ सकता है व्हाट आर प्रोकैरियोट्स और देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया। एक और डिफरेंस आपको बताता चलूं कि मजीद हम पढ़ेंगे भी, जो आपके पास आर्कियो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होती और यू बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो आर्कियो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन आ जाता है आपके पास लेवनहुक का काम आ जाता है कि उसने फर्स्ट माइक्रोब को क्या किया था, रिपोर्ट किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और फिर उसने कहा कि ये जो ऑर्गेनिज्म ये एनिमलक्यूल्स होते हैं। फिर आ जाते हैं आपके पास पास्चर। Pasteur was a great scientist in the field of microbiology and medicine. उसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस, रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई, एंथ्राक्स के लिए, हैजा जो कॉलरा है उसके लिए बनाई, पास्चराइजेशन का प्रोसेस हमने बताया। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है रॉबर्ट कोच का काम। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, सबसे पहले जो एक ऐसी शीप जो एंथ्राक्स की वजह से मर गई थी उसमें से ब्लड को, उसमें से छोटे माइक्रोब्स को निकाला। उसने देखा कि वो जो माइक्रोब हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं। उस रॉड शेप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैक्टीरियन, और बैक्टीरियन से आगे निकला है लफ्ज बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसने अपने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी जिसके ये 4 फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।